coordinator of this 15 days research methodology add-on course, welcomes you all in the first session of day 14. I would like to invite Shri Pawan Prajapati to introduce our resource person of first session to our participants. Good afternoon, all of you. It is an honor and privilege to stand before you today to introduce a distinguished scholar and leader in the field of sociology and social work, Professor Dr. Divakar Sir. With a wealth of experience, Dr. Sir has served as a professor and former head of the Sociology and Social Work Department at Dr. Hari Singh Gaur Central University in Sagar. His commitment to education and academia extends further as the regional director of Madhya Pradesh Bhoj Open University in Bhopal, overseeing the regional center in Sagar. Dr. Sir influence extend beyond academia as he hold the esteemed position of Vice President of the Indian Society of Criminology, contributing significantly to the advancement of criminological studies in India. Additionally, his dedication to public service is evident through his role as an executive member of the Indian Institute of Public Administration, Madhya Pradesh, Chhattisgarh Regional Branch. Join me in welcoming Professor Dr. Sir, all scholars whose contribution have left an indelible mark on the academic and social landscape. Thank you, sir. So shall we begin our lecture? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सभी लोगों को आज के दिवस की बहुत शुभकामनाएं। ये जो पाठ्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है, उस पर आज हम लोग विषय करेंगे और विशेष रूप से जिस तरह से मुझे जानकारी दी गई है कि इसमें विभिन्न विषयों से, डिफरेंट डिसिप्लिन से पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा सोशल रिसर्च के बारे में आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं छतरपुर स्थित इस विश्वविद्यालय परिवार को बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ कि आज के समय में सोशल साइंसेज में जब सोशल रिसर्च की टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी पर बड़ी श्री जी किसी भी तरह के करते हैं अपना उद्देश्य शोध है और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये इस तरह के सारे समाज राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। यदि एकेडमिक्स के द्वारा जाने वाले शोध कार्य में दो बात निहित हैं, तभी हमसे समाज में शोध या अकादमिक कार्य के रूप में बन सकते हैं और यही इसकी आत्मा होती है। और इसके
प्रत्येक व्यक्ति को पहले खुद को तैयार करना होता है और स्वयं को तैयार करने के लिए क्या करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है। शोध तकनीकी और प्रविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम सारा कार्य कर लेते हैं, केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार ये क्या शोध के पहले स्वयं को तैयार किया है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप जितने भी विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षकगण हैं, ये सबके अंदर के मन में से ही पैदा होना चाहिए कि एक कल्चर के क्या गुण होते हैं। सामाजिक अनुशासन में जुड़ने वाले के क्या गुण होने चाहिए। जब तक हम नहीं शब्द के रूप में खोजने की कोशिश करते हैं, तब तक किसी भी तरह का शोध हो, वह शोध अपनी मूल आत्मा के साथ सामने नहीं आता है। अब हमें क्या करना चाहिए? एकेडमिशियन बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए, एकेडमिशियन के जो स्किल्स या प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको जानने समझने के लिए और शोधार्थी के रूप में जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक एक शोधार्थी होता है, प्रत्येक विद्यार्थी एक शोधार्थी होता है। चाहे हम पीएचडी की रिसर्च करें, चाहे हम माइनर प्रोजेक्ट की बात करें, मेजर प्रोजेक्ट की बात करें, पीजी के प्रोजेक्ट की बात करते हैं या अन्य तरह के शोध पत्र लिखने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए या शासन की योजनाओं के मूल्यांकन करने के लिए बात करें। क्योंकि आपको अपनी गरिमा और अपनी महत्ता मालूम होनी चाहिए। केवल आप उपाधि के लिए शोध नहीं करते हैं, आप शोध करते हैं विश्व कल्याण के लिए, आप शोध करते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, आप शोध करते हैं अपने विषय वस्तु को समृद्ध करने के लिए और आप शोध करते हैं अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए। इतनी सारी बातें पहले जुड़े, तब हम शोध के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसीलिए जिन बातों को आपके अंदर पहले पैदा होनी चाहिए, वह बात सबसे पहले आती है जिज्ञासा। मानव सुलभ प्रवृत्ति के अनुरूप सात्विक जिज्ञासा यदि हमारे मन मस्तिष्क में पैदा है, तो हम एक बहुत अच्छे शोधार्थी हो सकते हैं और यह जिज्ञासा कीन ऑब्जर्वेशन के साथ चालू होनी चाहिए। सूक्ष्म अवलोकन की और सूक्ष्म चिंतन की यदि क्षमता हमारे पास है, तो हम शोधार्थी हो सकते हैं, केवल डिग्री होल्डर नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, जब हम विषय वस्तु के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस विषय की गहनता का हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उस विषय की मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी डिसिप्लिन क्या है, उसकी अकादमिक मर्यादा क्या है। एक ही विषय पर समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी शोध कर सकता है, उसी विषय पर अर्थशास्त्र का व्यक्ति शोध कर सकता है, उसी विषय पर मनोविज्ञान के व्यक्ति के द्वारा शोध हो सकते हैं, उसी के द्वारा राजनीति शास्त्र के या अन्य जो विज्ञान या विषय हैं, यहाँ तक कि साहित्य प्रबंधन में भी उस विषय पर शोध कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन वो आपके डिसिप्लिन का शोध कैसे है, ये आपको तय करना है, ये आपको सिद्ध करना है। और जब आप ये तय करते हैं, सिद्ध करते हैं, तभी आपके जो एकेडमिक ड्यूटी है वो पूरी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले स्वयं को तैयार करने के लिए इन बातों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी काम हो जाता है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने विषय की डिक्शनरी के साथ चलें, हम अपने विषय के और डिसिप्लिन के एनसाइक्लोपीडिया के साथ चलें। इस पूरी कार्यशाला के बाद आप लोग आत्ममंथन और आत्मचिंतन कीजिएगा कि कितने लोगों ने शुरुआती दौर में डिक्शनरी ऑफ द सब्जेक्ट, यदि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी कितने लोगों ने देखी है, पढ़ी है और समझी है और उस पर काम करने की कोशिश की है। आप समाज विज्ञान के क्षेत्र के शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप ये देखिए कि आपने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, कितने लोगों ने उसको अपने पढ़ने की जो साइकिल होती है उसमें तैयार किया है कि प्रतिदिन ना सही लेकिन सप्ताह में 1 दिन या महीने में 4 दिन हम एनसाइक्लोपीडिया को जरूर पढ़ेंगे, डिक्शनरी को जरूर देखेंगे, विषय की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, विषय का जो नेचर है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ये कितनी बार हम लोग देख पाते हैं। और जब आपने विषय की मूल प्रवृत्ति के साथ में, उसकी विषय वस्तु के साथ में उसके नेचर को पहचानने की कोशिश कर ली, तब आप अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब विषय की प्रवृत्ति क्या होती है और विषय की प्रकृति क्या होती है। विषय की परिभाषा को जो हम देखने की कोशिश करते हैं,
तब उसके मूल में छुपी हुई 4 बातें विशेष रूप से होती हैं। उसका अर्थ, उसका विस्तार, उसकी अध्ययन पद्धतियां और उसके मूलभूत उद्देश्य यानी मिशन एंड विजन। क्या हमने समाजशास्त्र को पढ़ते हुए, समाज के अनुसंधान की शुरुआत करते हुए कभी यह जानने समझने की कोशिश की है कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां क्या हैं? समाजशास्त्र के विषय के अध्ययन करने के पीछे छिपे हुए मूल उद्देश्य क्या हैं? यहां से हमारी शुरुआत होती है सामाजिक शोध के लिए। यहां से हमारी शुरुआत होती है एक शोधार्थी और विद्यार्थी बनने की यात्रा प्रारंभ करने की। और इसीलिए स्किल्स फॉर द सोशल रिसर्च ये हमको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो इसी श्रृंखला में जो अगली बात आती है, जहां मैंने कीन ऑब्जर्वेशन से आपसे चालू किया था, या जिज्ञासा की यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी, उसके आगे जब आप पहुंचेंगे तो इसमें मूल्यांकन की क्षमता भी एक शोधार्थी के अंदर होनी चाहिए कि वह तथ्यों का एकत्रीकरण करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मूल्यांकन करने की क्षमता इनके पास होती है। और मूल्यांकन करने की क्षमता के लिए पुनः कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाती हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रत्येक रिसर्चर, प्रत्येक एकेडमिशियन हमेशा एम्पैथेटिक होता है, तटस्थ होता है। सिंपैथी जैसी चीजें हम नहीं रखते हैं। ना तो लगाव होता है, ना दुराव होता है, ना द्वेष होता है, ना मोह होता है। कर्तव्य के प्रति समर्पण होता है। और एक शोधार्थी का जो समर्पण होता है वह विषय के प्रति तटस्थ भाव से हो, तभी वह ठीक तरीके से अनुसंधान कार्य कर सकता है। दूसरी बात, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, वर्गीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना और निर्वचन करना। इसके बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परिणाम दिए जाते हैं, उन परिणामों को तैयार करते समय पूरी जो आपकी एकेडमिक जर्नी है, इसमें आपकी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए जो पूर्वाग्रह से ग्रसित कदापि नहीं होता है। आप जजमेंटल नहीं हैं, आप नॉन जजमेंटल हैं। तटस्थ तो हैं ही, लेकिन निर्णायक की भूमिका नहीं रखते। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमने तथ्य एकत्रित किए, तथ्यों के आधार पर हमने निर्णय दिया। आप निर्णय नहीं दे रहे हैं, आप केवल निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वो निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपने भी नहीं किया है। जो तथ्य सामने आपके सामने आए हुए हैं उनको आपने एकेडमिक फ्रेमवर्क में रखा। जो वो कहना चाह रहे हैं, यदि आपने उन सिद्धांतों को पढ़ा है, उस पैराडाइम या प्रारूप को देखा है, उस अवधारणा से आप वाकिफ हैं, रिसर्च की जो बेसिक स्टेप्स हैं उनसे आप परिचित हैं, तब केवल और केवल बात की जाती है निष्कर्षों के प्रस्तुत करने की। और उसमें एकेडमिशियन की भूमिका केवल इस तरह की होती है जो हम अकादमिक क्षेत्र के माध्यम होते हैं। हमारी मनस्थिति, हमारी सामाजिक परिस्थिति और हमारी अन्य भूमिकाएं किसी भी तरह से उसमें रोल प्ले नहीं करती हैं। उदाहरण के रूप में, यदि फीमेल वेलफेयर के ऊपर से कोई एकेडमिशियन जो फीमेल ग्रुप से है उसको कार्य करना है, तो कदापि ये बात नहीं आएगी कि फीमेल के प्रति हम ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखें या मेल के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। इसी तरह से मेल यदि कहीं काम करता है तो वह मेल या फीमेल के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने की या उनसे दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वह मेल और फीमेल नहीं है, वो केवल एकेडमिशियन है। ना रंग की बात होती है, ना जाति की बात होती है, ना धर्म की बात होती है, ना ही स्थान विशेष की बात होती है, ना ही भाषा विशेष की बात होती है, और ना ही आपकी भूमिका विशेष की बात होती है। आपका भूमिका निर्वाह, आपका दायित्व निर्वाह तो केवल एकेडमिशियन के रूप में है, और इसलिए तटस्थता बहुत आवश्यक होती है।
मनुष्य होने के नाते भावनाएं हमारे पास होती हैं, लेकिन यदि बहुत बड़ी समस्या के ऊपर से काम करने की कोशिश की जाए, जैसे कोविड-19 का एरा आया, या कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है या कोई विभीषिका आती है और वहाँ पर जाकर के आपको कोई अध्ययन कार्य करना है और आप उन भावनाओं में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि मनुष्य होने के नाते कोई दया का आना स्वाभाविक है। कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें क्रोध का आना स्वाभाविक है, कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं कि आँसू का आना स्वाभाविक है, कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके हँसी आना बड़ा स्वाभाविक होता है। लेकिन एकेडमिशियन उन सारे परिस्थितियों के आधार पर ना दुखी होता है, ना खुश होता है, ना रोता है, ना हँसाता है, ना रुलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी भावनाएँ केवल एकेडमिक प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। और उन बातों को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए सत्य का आधार लेने की आवश्यकता है। एकेडमिशियंस के रूप में काम करेंगे। तथ्यों को एकत्रीकरण करने के लिए किसी को लालच देने की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी को भय की भी आवश्यकता नहीं होती है और किसी को संबंधों का निर्वाह करते हुए उसमें बाँधने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो एकेडमिशियन को पहले से ही आपके अंदर देखने की आवश्यकता है और जब तक एकेडमिशियन इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक शोध की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अब आगे कुछ और चीज़ें हम लोग आगे जाते हैं। संवाद कौशल एक शोधार्थी में होना बहुत आवश्यक होता है। कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन उस कम्युनिकेशन स्किल के पहले रैपो बिल्डिंग होनी चाहिए। जब तक रैपो बिल्डिंग नहीं होगी, विश्वास हासिल करने की परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी, तब तक हम क्षेत्र कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पूरा समाज या आपका यूनिवर्स जहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं, वही आपकी लेबोरेटरी है। उस प्रयोगशाला में आपको जो काम करना है, जिन लोगों से आपको इंट्रोगेशन करना है, जिन लोगों से आपको प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना है, इन्फॉर्मेशंस लेनी है, इवन सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करने के लिए जिनका सहयोग आपको चाहिए, उन सबके साथ में आपको रैपो बिल्डिंग करनी है, उनके साथ में संवाद करना है और हमको उनके लेवल पे जाके बात करनी है। हम यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं, हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, हम किसी बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उसके साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात वहाँ पर केवल अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए होनी चाहिए, बाकी अन्य किसी चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि आप मज़दूरों पे काम कर रहे हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि मज़दूर को आप छोटा या बड़ा क्या मानते हैं। वो उस समय देने वाला है, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हमको उसको वह सम्मान देने की बात हमारे मन में होनी चाहिए। ये बहुत छोटी-छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो हम सब जानते हैं, लेकिन फील्ड पर जाने के बाद इन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते हैं, लगभग भूल जाते हैं। और किसी बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं, तो उसके ऑरा में हम लोग दब जाते हैं, हम उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते। दोनों बड़ी विपरीत तरह की परिस्थितियाँ हैं, पर ऐसा क्यों हो? और यदि ऐसा हो रहा है, तो हमारा संवाद कौशल कहीं न कहीं कमज़ोर है। और एक अच्छा एकेडमिशियन, एक अच्छा रिसर्चर केवल वही हो सकता है, जो संवाद कौशल की परिस्थितियों से अपने आप को तैयार करता है, संवाद कौशल की प्रावीण्यता प्राप्त करता है। और ये संवाद कौशल केवल वाक्पटुता से ही नहीं होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी भाषा की जो स्तर है, भाषा का जो स्तर है, वो और जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को पहचानना। इसीलिए एक अच्छे एकेडमिशियन या अच्छे रिसर्चर को जहाँ पर वह काम करने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, अनुसंधान करने जाते हैं, वो यानी वो आपका यूनिवर्स है, आपका विश्व है। उस विश्व की प्रकृति से बहुत अच्छे से तरह वाकिफ़ होना चाहिए। तो नेचर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स और नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इन दोनों बातों से बहुत गहराई से वाकिफ़ होने की आवश्यकता है। एक और चीज़ आती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। रिसर्चर को रैपो बिल्डिंग के साथ-साथ में, संवाद कौशल के साथ-साथ में रैपो बिल्डिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि हम अपनी जो कार्य योजनाओं को तैयार करते हैं, उसमें समय को निश्चित निर्धारित करें। उसके आधार पर आप जिस जगह विशेष पे काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र का सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल
कल्चरल, एनवायरमेंटल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ कार्य करना है, तो किन परिस्थितियों के साथ आपको रहना है, सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरह से उपलब्ध होगा, हाँ या नहीं, तभी हम तथ्यों का एकत्रीकरण कर सकते हैं। तो वहाँ का सामाजिक परिवेश भी मालूम होना चाहिए, वहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य भी आप परिचित हों, भौगोलिक और ऐतिहासिक जो परिस्थितियाँ उनका ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? उसके पीछे बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक एकेडमिशियन जब कार्य करता है और रैपर बिल्डिंग के शुरुआती दौर में जब हम देखते हैं तो पहला कदम होता है हम सामने वाले को अभिवादन करते हैं। और जिस क्षेत्र या जिस जगह विशेष में जाकर के हम अभिवादन करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यदि हमको उनके सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में नहीं मालूम, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो मन के भाव और सहजनक होने के बाद भी प्रस्तुतिकरण बड़ा कठोर और गलत तरीके से भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी बात यह होती है कि आपने जिस तरह से कार्य करने की कोशिश की है, उस सामाजिक परिदृश्य को यदि आप देख पा रहे हैं, तब उस सामाजिक परिदृश्य के आधार पर आपने अपने आप को प्रस्तुत किया, तो वी फीलिंग पैदा होती है और वो रैपर बिल्डिंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन यदि वी फीलिंग पैदा नहीं हुई तब कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत दूर-दराज के बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप अध्ययन करने के लिए जाइए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर या छतरपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है या सागर से मैं बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सामान्य अवस्था में थोड़ा-सा संस्कृति में सांस्कृतिक व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और एक-दूसरे को अभिवादन करते समय आसानी से शेक हैंड कर लिया जाता है। लेकिन क्या बुंदेलखंड के क्षेत्र में दूर-दराज के गाँव के क्षेत्र में आप जहाँ पर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर कोई नवविवाहिता वधू है और सिखाया गया है कि आपको अभिवादन करना है और आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अभिवादन करने के तरीके को शेक हैंड से लेते हैं और वहाँ पर उसके साथ यदि शेक हैंड किया जाता है, किसी के मन में कोई दुराव-छिपाव नहीं है। केवल एक ट्रेनिंग के आधार पे आपने फॉलो करने की कोशिश की, तो आप स्वयं सोचिए कि क्या होगा? आपने बहुत अच्छे तरह से काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य चूँकि आपको वाकिफ़ नहीं है, तो क्या परिणाम सुखद होगा? ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इस तरह की छोटी बातों का अनुपालन करना इसलिए मैंने कहा कि जो नेचर ऑफ द यूनिवर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एंड रिस्पोंडेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम है, वहाँ के सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको नहीं पहचाना तब कैसे काम होगा? फील्ड वर्क के बारे में कुछ और चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये कि यदि आपने किसी सांस्कृतिक तथ्य पर आप अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि वहाँ पर कौन-सा फेस्टिवल चल रहा है, आप किसी फेस्टिवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली पर अध्ययन करना है और होली के मौके पे आप वहाँ जाकर के डाटा कलेक्शन करते हैं। खेती पे आप काम करना चाहते हैं और बारिश के दौरान में जाके आपने काम किया कि आपने जो फसल कटाई पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फसल की बोनी का टाइम चल रहा है कहीं। आप बाल मज़दूरों पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी जगह पे नहीं देखा जहाँ पर बाल मज़दूर काम करते हैं नहीं या उनके बारे में लोगों को पता भी है नहीं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हमको इन चीज़ों पर गंभीरता से पहले देखने और इन सब चीज़ों को जब हम लेके आते हैं, तब आगे और बढ़ने की कोशिश होती है। वो ये कि जो हमारे अन्य बेसिक स्टेप्स हैं, उनको हमको लेना चाहिए। और वो ये कि जब कभी भी हम इन बातों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो एक बार पुनः शुरुआती दौर की चीज़ों को लेके मैं आता हूँ। जब मैंने कहा कि विषय को, परिचय को पहचानना है, आपको उसकी प्रकृति को पहचानना है, तो यहाँ पर भी जो सबसे अंत में निष्कर्ष, परिणाम या प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें जो प्रस्तुतिकरण होगा, वो आपकी विषय की मूलभूत प्रवृत्ति और प्रकृति के आधार पर ही होना चाहिए। उस विषय के साथ में आप न्याय कर पा रहे होते हैं। ये सामान्य अवस्था में है, लेकिन जब हम सोशल रिसर्च टुडे एंड टुमारो की बात करते हैं, ये केवल भूमिका के रूप में कुछ चीज़ें आपको मैंने बताने की कोशिश की। ये तो हर स्थिति में सामान्य रूप से आपको लेना ही लेना है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में आज और कल के रूप में बड़ी विचित्र चीज़ें पैदा हो जाती हैं।
कि आज हम कोई शोध कर रहे हैं, कल कोई शोध करेंगे, आज हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कल किन बातों का ध्यान रखना है, कल किन चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कोविड-19 के इरा के पहले। यदि साक्षात्कार के माध्यम से कोई तथ्यों का एकत्रीकरण को करने की कोशिश करते हैं और कुछ पुस्तकों में यदि आप देखते हैं या आपने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, तो हम सामान्य अवस्था में कहते हैं कि चलिए आमने-सामने बैठ कर के कुछ बातें की जाती हैं, उत्तरदाता से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो शोधकर्ता है वो प्रश्नों को एकत्रित करके शोध कार्य को आगे बढ़ा रहा है। कोविड-19 के इरा में जहाँ पर कि हम सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर बैठे हुए हैं और तथ्यों का एकत्रीकरण करना है, तो कैसे संभव है? उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हमको सोचनी चाहिए कि समय, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर बदली हुई प्रकृति को, बदले हुए नियमों को और बदली हुई तकनीक को इज़ाद करना और उनको इस्तेमाल करने का हम में मादा यानी हिम्मत होनी चाहिए। जैसे इंटरव्यू की बात करें, फेस टू फेस रिलेशनशिप की बात होती है, तो कदापि आवश्यक नहीं कि वो फेस टू फेस रिलेशनशिप फिजिकल मोड में ही हो। आज हम लोग ऑनलाइन मोड में आपसे बात कर रहे हैं, ज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है। पाठ्यक्रम में हम लोग साझा कर रहे हैं एक-दूसरे को, बहुत से पार्टिसिपेंट्स भी ऑनलाइन जुड़े होंगे। तो ऐसा ही जब इंटरव्यू की बात होती है, तो क्या वो ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू हो सकता है? उस तरह से हमको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसकी तैयारी करने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमको एक स्टेप पहले होना चाहिए और हमको स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चनर की जब बात होती है, ऑनलाइन मोड में जब हम क्वेश्चनर तैयार करके भेजते हैं, तो हमारे पास इसकी और अलग लिमिटेशंस होती हैं। यदि गूगल फॉर्म में आपने किसी को क्वेश्चनर भेज दी है, तो क्या सामने वाला व्यक्ति उस गूगल फॉर्म के भरने के लिए उतना ज़्यादा आईटी फ्रेंडली है या नहीं है? बात बहुत छोटी होती है, लेकिन शोध के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इन छोटी बातों को हमको आज की परिस्थिति के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से देखने की, समझने की आवश्यकता है। और जब इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो हमको ये भी देखना है कि हमने जिन पैरामीटर्स को लेकर के काम करने की कोशिश की है, जिन टूल्स एंड टेक्निक्स को हमने इस्तेमाल करके काम करने की कोशिश की है, उसके लिए हमारा जो वर्क प्लान बना है और उसमें हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो किस तरह से हैं। तो इसलिए बार-बार मैं इस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ कि आज के हिसाब से और भविष्य के हिसाब से शोध की बात करने के लिए हमको परिस्थितियों को पढ़ना आना चाहिए। एक अच्छा रिसर्चर वो होता है, जो सोशल एनवायरनमेंट को पढ़ सकता है, जो भविष्य के बारे में सोच सकता है और इसीलिए एक बात मैं बहुत गहराई से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। समाज विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय हैं, इन सारे विषयों में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। भविष्यवाणी का मतलब वह अपने नियमों के आधार पर आने वाले समय के लिए उस विषय में क्या परिवर्तन हो सकता है या उससे संबंधित किस तरह की परिस्थितियाँ या निर्णय आ सकते हैं, ये वह बतला सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणी। तो यदि एकेडमिशियन होने और रिसर्चर होने के नाते हमारे अंदर वो गुण पैदा हो जाते हैं, हमने उस गंभीरता से उसको देखा, पढ़ा, सोचा और समझा है, तब निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि शोध की प्रक्रिया की आपने शुरुआत की है, वहाँ पर शोध पूरा नहीं किया है। इतनी सारी बातें तैयार करने के लिए हैं, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए शोध के प्रारूप को तैयार करना, भविष्य की व्यवस्था को देखते हुए शोध के प्रारूप पर परिवर्तन करने को या उसको स्वीकार करने की क्षमता पैदा करना और भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण करने के लिए हमको उतना ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यदि ये हो सकता है, तब इस शोध के लिए हम अपने आप को बहुत ठीक तरह से समझ पाते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, हम एक अच्छे एकेडमिशियन हो सकते हैं, हम एक अच्छे विषय के अनुसंधान करने के मामले में उसके जो पूरे प्रारूप को अनुपालन कर रहे हैं, उस तरह के अनुयायी हो सकते हैं। तभी जाकर के इस तरह की जो कार्यशालाएँ हैं, इस तरह के जो पाठ्यक्रम हैं, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, वो सफल और सार्थक सिद्ध होती हैं। और ये प्रक्रिया सतत चलने वाली होती है। निरंतर उस पर परिवर्तन करने की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि आज जो डेफिनिशंस हैं, वो बदले हुए परिवेश में अलग हो जाती हैं। अब इसी पे मैं आपको छोटी-सी उदाहरण दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ कि यदि आप आज के 25 साल पहले की किसी
समाज विज्ञान की या समाजशास्त्र की पुस्तक को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विलेज या रूरल एरिया, तो ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी कि जहाँ पर खपरेल मकान होते हैं। आप 25-30 साल पुरानी सारी पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उनमें ये एक कैरेक्टर, ढेर सारे कैरेक्टर के साथ ये जरूर मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में आप अपने आसपास के गांव का भ्रमण कीजिएगा, कहीं आपको खपरेल मकान मिल सकते हैं, लेकिन कहीं आपको लैंडर्ड मकान या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी मिल सकती है। और जाते हुए यदि आपने 5 या 10 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देख लिया, लैंडर वाले मकान देख लिए, तो क्या आप उसको गांव कहना छोड़ देंगे? तो परिभाषाएं बदलती हैं क्या, या कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती हैं? इस तरह से हमको खुले दिमाग से होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन सूक्ष्म गति से होते हैं, लेकिन बहुत ही तकनीकी रूप से समझने की आवश्यकता होती है। और जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं उन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को हमको विषय की आत्मा के आधार पर समझने की आवश्यकता होती है। केवल समझना ही नहीं, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, तभी हम भविष्य में सामाजिक अनुसंधान करने के लिए खुद को तैयार पाते हैं। अब एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, केवल इतने से काम नहीं होता। जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उस विषय से संबंधित वैज्ञानिक और वैधानिक नियम कानून कायदे क्या है उसको भी देखना है। तब क्यों? जैसे एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं। HIV एड्स पर उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसके सोशल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, उसके डिफरेंट डायमेंशन से उस पर कोई काम करना है, या कोविड-19 का एरा अभी निकला हुआ है, उस पर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या वीमेन विक्टिमाइजेशन पे कोई काम किया जा रहा है, या चाइल्ड लेबर पर कोई काम किया जा रहा है। अति उत्साह में शोधार्थी ने काम करते हुए उस व्यक्ति की तस्वीर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या अपने PhD की थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में लगा दी, उसका नाम लिख दिया, उसका परिचय दे दिया। यहां पर क्या शोधार्थी की कोई मंशा गलत है? कदापि नहीं। लेकिन कितने लोगों को यह मालूम है कि ये प्राइवेटेड एक्ट है, निषिद्ध कृत्य है? ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें ऐसे लोगों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी वैयक्तिक परिचय देना कानूनन अपराध है। यदि बाल अपराध, बाल श्रम पर या महिला प्रताड़ना पर या HIV एड्स की बीमारी पर या कोविड-19 के विक्टिम्स पर काम करते समय इनके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाता है, तो कानूनी रूप से वो कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। ये कितने लोगों को मालूम होता है? अज्ञानता में किया गया कार्य भी यदि अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध है, भले ही उसकी गंभीरता कम हो जाए। इसीलिए जिस विषय पे काम कर रहे हैं, आप भले समाज विज्ञान के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, लेकिन आपको उस विषय से संबंधित कानून का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो जिन बातों की चर्चा मैंने की थी, उन बातों के साथ इस बात की चर्चा भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या हम इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आज से ही जिन्होंने किया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज से ही इस बात के बारे में ध्यान रखें कि हम अपने विषय, अपने शोध और अपने अकादमिक दायित्व के चीजों से जुड़े हुए जो तकनीकी और कानूनी ज्ञान है उस पर अध्ययन अवश्य करेंगे, उसकी बारीकियों को जानने समझने की कोशिश करेंगे और अपने अनुसंधान के दौरान में उनका अनुपालन करने की भी कोशिश करेंगे। तभी सही मायने में हम सफलता तक पहुंच पाएंगे। अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन यदि गलतियां हो जाती हैं तो वह क्षम्य नहीं होती हैं। और खासकर एकेडमिशियन होने के नाते तो ये नहीं कहा जा सकता था कि हमको ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्तियों से जिम्मेदारी की जो बात होती है वो ज़्यादा समझी और देखी जाती है कि आप चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समाज को एक मैसेज देते हैं, आप सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन योजनाओं को आधार दे रहे हैं, एकेडमिक इन्वेस्टमेंट को आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी उस लेवल पर जाकर के उस सम्मान के साथ, उस अपेक्षा के साथ देखती है। इसलिए यहाँ पर हमारा दायित्व कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हुई जिसको मैंने बताया कि हमको वर्तमान के परिदृश्य में देखना है, भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए करना है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के आधार पर बदली हुई तकनीक को ईज़ाद भी करना है, इनोवेटिव
इनोवेशंस करना है उनका, और उनको फॉलो भी करना है। तो तैयार कौन करेगा? हम और आप लोग ही। नई अवधारणाओं को जन्म देना है, और शोध को तैयार, कार्य को तैयार करते समय हम केवल विषय को या स्टेटमेंट को ध्यान में ना रखें। बहुत से एकेडमिशियंस को मैंने देखा है। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज तक की स्थिति में लगभग 900 से ऊपर की पीएचडी थीसिस का मैं मूल्यांकन कर चुका हूँ, और उसमें बहुत सी थीसिस के अंदर मैं ये देखा है कि उन्होंने जब पीएचडी का काम किया तब उन्होंने उसका कोई वैज्ञानिक आधार वहां पर प्रस्तुत नहीं किया, उस पर कौन सा सिद्धांत लगाए ये ध्यान नहीं दिया, किस पैराडाइम पे काम करना है यही बताने की कोशिश नहीं की, किस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं इस पर नहीं देखा, और सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ काम करने की कोशिश कर लेते हैं। सर्वे और रिसर्च में भी उनको अंतर महसूस नहीं होता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। कार्य और मेहनत करना अपने स्थान पर है, लेकिन कार्य और मेहनत के सामने एक छोटी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एकेडमिशियंस के रूप में, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं रिसर्च करने वाले लोग, ऐसा वो स्वयं भी कहते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन कभी आप एक्सरसाइज कीजिएगा, एक कील उठाइए, एक हथौड़ा लीजिए, और जो कील जिसका मोटा सिरा होता है उसको आप दीवार पर रखिए, पतले सिरे को बाहर की ओर रखिए, नुकीले सिरे को, और हथौड़े से बहुत मेहनत कीजिए। क्या होगा? आप पसीने पसीने हो जाएंगे। कील मुड़ सकती है, टूट सकती है, हाथों में चोट लग सकती है, लेकिन वो कील दीवार के अंदर नहीं घुसेगी। दूसरी तरफ फिर से एक्सरसाइज कीजिए, दूसरी कील उठाइए, उसका पतला नुकीला सिरा दीवार पर रखिए, हथौड़े से चोट मारिए, एक हल्की सी चोट के बाद में वो दीवार के अंदर घुस जाती है। क्यों? तकनीक की बात होती है, वैज्ञानिकता की बात होती है। इसीलिए शोध की जो भी हम गतिविधियां करें उसमें हम उन तकनीकों का इस्तेमाल करें। ज्यादा मेहनत करना और सार्थक मेहनत करना दो अलग अलग बातें होती हैं। भविष्य की योजनाओं को शोध के लिए बनाने की इसलिए मैं आपको गंभीरता की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, कॉम्प्लेक्स ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसे ऑनलाइन मोड की मैंने आपसे बात की अभी, बहुत से काम हम ऑनलाइन मोड के रूप में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप और हम लोगों में से जितने लोग अभी तक ऑनलाइन मोड में जुड़े हैं, कितने लोगों को आईटी एक्ट के बारे में मालूम है? साइबर क्राइम से प्रिकॉशन लेने के बारे में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं वो हमको पता है। यदि ये सब नहीं जाना है, वो शोध के रूप में बहुत से काम हमने करने चालू कर दिए, और हम ऑनलाइन मोड में ढेर सारे काम करते हैं, और वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जो आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है, या किसी तरह से फ्रॉड में फंस जाते हैं, या किस तरह से साइबर सिक्योरिटी खत्म हो जाती है और साइबर क्राइम घटित हो जाता है, या उससे विक्टिम हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? इसलिए भविष्य में परिवर्तित होने वाली चीजों को लेकर के जब कभी भी शोध करना है तो बदले हुए परिवेश का ज्ञान पहले हमको हासिल करना चाहिए, और जब इतना सारा ज्ञान हम हासिल कर लेते हैं तब शोध के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अभी शोध नहीं हुआ है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय और प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान इस बारे में बहुत विशेष रूप से जोर देते हैं कि जो भी शोध हो वो कल्याणकारी हो। एक और चीज होती है, प्लेगरिज्म को आपने सुना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट की हम लोग बात करते हैं, कहीं से द्वितीय तथ्यों को लिया, हम डालते हैं, लेकिन क्या हमने उसको कोट किया, रेफरेंस दिया? तब तो ठीक है, नहीं दिया, प्लेगरिज्म क्या है, किस हद तक उसमें छूट मिल सकती है, किस हद के बाद में वो छूट नहीं मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो हम प्लेगरिज्म जरूर चेक करें कार्य करते समय, कार्य की प्रस्तुतिकरण करते समय। और जो कुछ आपने देखा है वह अंतिम सत्य नहीं होता है। एक लाइब्रेरी में देखने के बाद कहा कि इस पर कोई काम नहीं हुआ है, आवश्यक नहीं कि विश्व किसी कोने में कार्य ना हुआ हो। तो ये जो विशेष किस्म की परिस्थितियां, ज्ञान का भंडार निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, और जब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो हमको प्रिकॉशंस बहुत लेने की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत पढ़ना और बहुत काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सामाजिक शोध और सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक हैं, इनका हम सब लोगों को ध्यान रखना है। कोशिश हमारी ये थी कि इस पाठ्यक्रम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो उन बारीकियों को पहचान सकें जो स्वयं जानते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करते।
या उस चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट की बात हो, चाहे यूजीसी को और एजुकेशन मिनिस्ट्री के सारे नियमों की बातें हों, लीगल प्रोविजंस की बातें हों, आईटी और साइबर क्राइम के बारे में बातें हों, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एसपीएसएस यदि आप यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करते समय हम देखें कौन सा टेस्ट कहाँ लगाया जाता है, किस चीज़ के बारे में तथ्यों को किस तरह से किससे कोरिलेट किया जाता है। उपकल्पनाओं के परीक्षण की बात जब करने की कोशिश की जाती है तो उसको हम ध्यान रखें। इनको लेके चलते हैं तो हम मान सकते हैं कि एक अच्छे एकेडमिशियन के रूप में हमने काम करने की कोशिश की है और भविष्य के लिए हम एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही बातें कह के आप लोगों को एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतिम जो 20 मिनट बचे हुए हैं, उसमें यदि आपके मन में कोई जिज्ञासाएँ हैं, कोई प्रश्न हैं, क्योंकि इस तरह के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो केवल इसलिए नहीं होते हैं कि हम वन वे कम्युनिकेशन करें। ये उसके लिए होते हैं कि हम टू वे कम्युनिकेशन के साथ आएँ। आपके सजेशंस, आपके क्वेश्चंस, उनका स्वागत है। कोई 2 या 3 प्रश्न यदि आपके हैं तो उसके साथ हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद में अपने इस व्याख्यान को हम विराम देंगे। ओवर टू यू मिस्टर सुयस। यस सर। किसी को डाउट है? आपको डाउट? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। प्रोफेसर, मेरा एक जैसे ये डाउट है कि जो हम सोशल रिसर्च करते हैं, या मैं इकोनॉमिक्स का पीएचडी स्कॉलर हूँ और मुझे अपना एक कुछ फ्रेमवर्क बनाना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो वो कितना वाइड या कितना नैरो होना चाहिए जिससे वो इफेक्टिव रहे? एक बार अपने प्रश्न को दोबारा से दोहराइए। सर, जैसे मुझे अपने पीएचडी थीसिस के लिए कोई टॉपिक डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज का है, एमएसएमई एक्सपोर्ट्स पे। तो मैं इसको कितना स्ट्रेटिफाइड या नैरो कर सकता हूँ सो दैट ये एग्जैक्टली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे या आउट ऑफ द ब्लो ना जाए? देखिए, शोध के पीएचडी के काम के जब हम कभी किसी टॉपिक को लेते हैं, तैयार करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं या विषय चित्र बनाते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो अवेलेबल मीन्स हैं, वो क्या है? दूसरी बात ये है कि आपके पास लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? जब तक हमने उपलब्ध संसाधन और हमारे लिए जो सीमितताएँ हैं, सीमाएँ हैं, कमियाँ हैं, उनको नहीं देखा है, तब तक किसी विषय को तैयार करने की कोई बहुत अच्छी तगड़ी आधारशिला नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, अवेलेबल मीन्स एंड रिसोर्सेज़ में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपके पास कुल कितना समय है और आप किस यूनिवर्स में काम करना चाहते हैं। तीसरी बात, आपने जितना काम करने की कोशिश की है, उसके लिए आप अपने यूनिवर्स का चयन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? रिस्पोंडेंट्स क्या होंगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आपके पास में किस तरह की चीज़ें होंगी? अब एक और प्रश्न आपका इसमें था कि आप क्वेश्चनर फ्रेम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पहले थ्रस्टेरिया को ब्रॉड रूप देना है, देन स्टेटमेंट के साथ उसका माइक्रो सिस्टम लेके आना है, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करने के बाद में आप यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और जब आप यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, सारी बातें करते हैं, तब जाकर के आप तय कर सकते हैं कि आपका विषय क्या होना चाहिए, आपके अध्ययन का क्षेत्र क्या होना चाहिए और आपके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए। इसलिए जब कभी भी हम अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं या सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो मिनिमम 6 मंथ तो लगते ही हैं। बहुत जल्दबाजी में, बहुत अति विश्वास या अति उत्साह के साथ 1 दिन में या 2 दिन में टॉपिक या सिनॉप्सिस तैयार कर ली जाती है, कदापि वो उचित नहीं है। बहुत जो मैंने तो आपसे टोटल कहा था, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में वहाँ से ले गया था कि आप पहले एनसाइक्लोपीडिया पे जाइए आपके डिसिप्लिन की, आप डिक्शनरी पे जाइए अपने सब्जेक्ट की, आप विषय की डिमांड की बात कीजिए कि अभी वो क्या माँग रहा है, जो आप प्रॉब्लम तैयार किए हैं, या जिस विषय को आप लेके अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस विषय की डिमांड क्या है? फिर इसके आगे जाइए, वो आपके विषय के यानी अर्थशास्त्र की किस ब्रांच को टच कर रहा है?
उस ब्रांच की जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको देखिए। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के जो स्पेशलाइजेशन हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जाइए। फिर उसको प्रेजेंट की परिस्थितियों के साथ जोड़िए और उससे संबंधित जितने विषय आ रहे हैं, जिन जिन लोगों ने काम किया उसको पढ़िए, उसके साथ उसमें रिसर्च गैप देखिए, तब जाकर के आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो ये रास्ता केवल मैंने आपको बताया है, प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना है। एनी अदर कोई? यश, हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much, sir. It was really a detailed, comprehensive, and in-depth lecture on social research. Now, I would like to invite Shri Utkarsh Khanna ji to present his vote of thanks. I extend my sincere gratitude to Professor Divakar Singh Rajput sir for his enlightening session on social research today and tomorrow. Profound insights and wealth of knowledge have illuminated the complexities of contemporary social research, providing valuable perspectives on its current landscape and future directions. Professor Rajput sir's ability to seamlessly blend theory with real-world examples such as COVID, Kacha houses, and in-depth statements such as a good research is the one which can dwell according to social environment, has enriched our understanding of the subject. We appreciate his dedication to fostering intellectual curiosity and his commitment to nurturing the next generation of researchers. Our sincere thanks for an engaging and thought-provoking session that will undoubtedly inspire continued exploration in the field. Professor Divakar Singh Rajput sir's contribution to our academic journey is truly appreciated. Thank you so much, sir. थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हेलो, थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी, शुभकामनाएं और बहुत बधाइयाँ। सर नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। एक मिनट, बाकी लोग शांत रहें थोड़ा। सर नमस्कार सर। जी मैडम नमस्कार। मैं अपने शोधार्थियों को बताना चाहती हूँ कि सर ने बहुत व्यस्तता के बावजूद आज हमें इतना समय दिया है। मैंने भी उनका लेक्चर अटेंड किया, थोड़ा बहुत सुन पा रही थी बीच बीच में। बहुत सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। मैं सर को एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष बुलाऊंगी। फिजिकली सर को मैं इनवाइट करना चाहती थी और यहाँ बुलाना चाहती थी आपके सम्मुख, तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। सर अभी आगे हमें भविष्य में टाइम देंगे और हम आप लोगों के सामने सर को लाके और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर फिर से सर हमारे विद्यार्थियों को उससे लाभान्वित होंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। मैं जब भी सर को कोई किसी विषय पर लेक्चर के लिए आमंत्रित करती हूँ, सर बहुत जल्दी ही शीघ्रता से हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। मैं सर के लिए आभारी हूँ और सर को बहुत बहुत अच्छे लेक्चर के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।